जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ 4 आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 13 चैप्टर 3 हमारा चल रहा है। आज के लेक्चर में एक तो होम असाइनमेंट को डिस्कस करेंगे हम, फिर उसके बाद आज जो कंसेप्ट हमने डिस्कस करना है, कल हमने कंसीडरेशन के बारे में बात की थी, आज हम लीगैलिटी के बारे में बात करेंगे कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में अगर कोई इलीगल एलिमेंट आ जाए, यानी किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में अगर कोई ऐसी चीज़ एग्री कर ली जाए, ऐसी चीज़ हो जिसकी कानून इजाज़त नहीं देता, इसे हम अनलॉफुल भी कहते हैं, इलीगल भी कहते हैं। तो उसका हमारे कॉन्ट्रैक्ट पे क्या इम्पैक्ट होगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो, पूछ लीजिए। प्रीवियस लेक्चर में जी शाबाश पूछिए। अच्छा आप कोशिश किया कीजिए आगे आ जाए। आपके क्वेश्चन अच्छे होते हैं और आप ज़्यादा क्वेश्चन पूछें, कोशिश करें आगे आ जाए करें। जी आप पूछिए। एग्रीमेंट टू पे पास वॉलंटरी सर्विसेज में जी 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 बिल्कुल ऐसे ही। हाँ जी, हाँ जी, इसी का यही कंसेप्ट जो हमारा हमने स्टडी किया ना, एग्रीमेंट टू पे फॉर पास वॉलंटरी सर्विसेज। तो इसमें जो पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज का लफ्ज है ना, वो हमें ये बता रहा है कि जो पैसे अदा करने के लिए वादा किया जा रहा है ना, उसके अगेंस्ट में फ्यूचर में सर्विसेज कोई नहीं मिलने, पास में सर्विसेज मिल चुकी है। अच्छा, अगर पास में सर्विसेज मिल चुकी है, वो तो फिर नॉर्मल एग्रीमेंट होना चाहिए कि पास कंसीडरेशन मिली और अब हम पैसे दे रहे हैं, उसमें तो कंसीडरेशन है फिर। लेकिन असल लफ्ज इसमें जो है, जिसमें पूरा कंसेप्ट छुपा है, वो है वॉलंटरी सर्विसेज। यानी पास में सर्विसेज मिली जरूर, लेकिन वो सर्विसेज वॉलंटरी थी। उन वॉलंटरी सर्विसेज के लिए पैसे देने की पाबंदी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद उस बंदे ने अगर एग्री कर लिया, तो इसका मतलब है वो पैसे अदा करने का पाबंद नहीं था, पैसे अदा करने नहीं थे, फिर भी उसने वादा कर लिया मैं पैसे अदा करूंगा। और अब इस वादे के बदले में तो कोई कंसिडरेशन नहीं ना मिलनी फ्यूचर में, क्योंकि वो तो पास वॉलंटरी सर्विसेज का था। तो इसीलिए ये जो वादा किया उसने कि मैं पेमेंट करूंगा, ये एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन में आ जाएगा, उस कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल याद है ना क्या थे? वो डूबते हुए को बचाया, या जहां आग लगी हुई थी तो आग बुझाई, लेकिन उस बंदे के कहे बगैर। तो ये वॉलंटरी सर्विसेज हो गई, ठीक है। और वो बंदे को जब पता चला कि मेरी जान बचाई गई, जब उसे होश आया, जब उसने वापस दुकान पे आया, पता चला आग लगने से बचाया गया, तो अगर वो होश होकर कह दे कि मैं पैसे अदा करूंगा, तो भी उसकी लायबिलिटी बन जाएगी कि पैसे अदा करने हैं। ठीक है जी, और कोई क्वेश्चन? जी, लॉ ऑफ लिमिटेशन क्या होता है? देखिए, हर एग्रीमेंट की एक एक्सपायरी डेट होता है, जैसे दुनिया में हर चीज की एक्सपायरी डेट होती है ना, तकरीबन हर चीज, उसी तरह हर लीगल एग्रीमेंट की एक एक्सपायरी डेट होती है। यानी आपने अगर एग्रीमेंट किया है ना, तो उसके ऊपर अमल करने के लिए एक सर्टेन टाइम है। अगर आप उस सर्टेन टाइम के अंदर उसके ऊपर अमल नहीं करते, एक्शन नहीं लेते, तो वो ऑटोमेटिकली एग्रीमेंट खत्म समझा जाएगा। ठीक है जी, टर्मिनेट हो जाएगा। तो अगर अब इस लॉ ऑफ लिमिटेशन में डिफरेंट लॉज की लिस्ट दी हुई है और आगे उनका पीरियड लिखा गया है, लिमिटेशन पीरियड, कि इस पीरियड के बाद ये लॉ लिमिटेड हो जाएगा, यानी इसका स्टेटस खत्म हो जाएगा। उसमें खास तौर पे हमारे लिए जो अहम है ना, वो है डेट एग्रीमेंट का पीरियड। डेट एग्रीमेंट का पीरियड जो उन्होंने दिया है, वो दिया है 3 साल। इसका मतलब ये है कि वो ये कह रहे हैं कि अगर आपने किसी से पैसे निकलवाने हो ना, जैसे आपने किसी को लोन दिया, उसने एग्रीमेंट किया कि मैं आपको 1 जुलाई 2023 को लोन वापस कर दूंगा। अब 1 जुलाई 2023 आ गई, उसने लोन वापस नहीं किया। अब जो आपने उससे पैसे निकलवाने हैं ना, आपके पास 3 साल का टाइम है। 3 साल के अंदर अंदर आप उसके खिलाफ लीगल एक्शन लेके पैसे रिकवर करवा सकते हैं थ्रू कोर्ट सिस्टम, अदालत के जरिए से। लेकिन अगर आपने 3 साल तक पैसे रिकवर नहीं करवाए, तो फिर उसके बाद लीगली ये एग्रीमेंट
खत्म हो जाता है, इसका पीरियड एक्सपायर हो जाता है, अब आप 3 साल के बाद भी उससे पैसे नहीं निकलवा सकते। इसे कहते हैं टाइम बार्ड डेट। टाइम बार्ड डेट का मतलब ऐसा डेट जिसकी ड्यू डेट को गुजरे हुए 3 साल हो चुके हैं। इसका मतलब है कानून की नजर में आपने कोई भी अगर डेट 3 साल पहले अदा करना था और आज तक अदा नहीं किया ना, अब वो आपकी जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है जी। जी और की क्वेश्चन? जी मेरे भाई अब पूछिए, क्या पूछना चाह रहे थे आप? 3 साल के अंदर एक्शन स्टार्ट करना है। 3 साल के अंदर जैसे केस फाइल कर देना है। अब केस का फैसला जब भी हो, लीगल एक्शन स्टार्ट कर देना 3 साल के। और की क्वेश्चन? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, देखें कुछ स्पेशल टाइप्स के एग्रीमेंट्स हैं जो हम स्टडी करेंगे। कुछ हमारे सिलेबस में पहले होते थे, अब नहीं है। कुछ पहले भी थे, अब भी है। तीन तरह के एग्रीमेंट्स हैं जिनमें वो विदाउट कंसीडरेशन में उसने मेंशन किया है। एक है एजेंसी एग्रीमेंट, एक है बेलमेंट और एक है प्लेज, गारंटी। ठीक है, एजेंसी, बेलमेंट और गारंटी। इसमें बेलमेंट और गारंटी तो हमारे सिलेबस में नहीं है, एजेंसी है। चलिए मैं तीनों को ब्रीफली आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि तीनों टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट कौन से। एजेंसी एग्रीमेंट ये कहलाता है कि ये कंसेप्ट है कि कोई काम अगर आपने करना है लेकिन आप अपने बिहाफ पे किसी दूसरे पर्सन को अपॉइंट करते हैं कि वो ये काम कर दे, तो वो दूसरा पर्सन एजेंट कहलाता है आपका, और आप उसके प्रिंसिपल कहलाते हैं। और आप दोनों के दरमियान में जो रिलेशनशिप होगा ये होगा एजेंसी रिलेशनशिप। जैसे फर्ज कीजिए अगर मैंने किसी को घर किराए पे दिया और हर महीने मैंने किराया वसूल करना है, तो हो सकता है कि मैं हर महीने ना जाऊं किराया वसूल करने के लिए, मैं अपने किसी को अपॉइंट कर दूं, किसी पर्सन को, और उसे कहूं मेरे बिहाफ पे तुम रेंट वसूल करो। तो वो जिस पर्सन को मैं अपॉइंट करूंगा वो क्या होगा? मेरा एजेंट। जो सबसे कॉमन एग्जांपल हमें मिलती है देखने में कमर्शियल वर्ल्ड में, वो है एम्प्लॉयमेंट की। जितने भी एम्प्लॉयज हैं वो अपने एम्प्लॉयर के एजेंट होते हैं। ठीक है, जैसे अगर कोई मालिक है दुकान का, बिजनेस का ओनर है, वो अगर किसी को मैनेजर रखता है, एम्प्लॉय रखता है और उसे कहता है कि मेरी गैर मौजूदगी में ये तुमने ब्रांच संभालनी है, ये शॉप संभालनी है, तो वो जो एम्प्लॉय या मैनेजर है वो एजेंट है ओनर का। इसे कहते हैं एजेंसी रिलेशनशिप। यानी किसी पर्सन को अपॉइंट किया ताकि वो दूसरे के बिहाफ पे कोई काम कर सके। ये हमारे सिलेबस में है। जो बाकी इसमें लेकिन कंसेप्ट क्या है? कह रहा है अगर आप किसी के साथ एजेंसी का एग्रीमेंट करते हैं ना, उसमें कंसीडरेशन होना जरूरी नहीं, यानी वो एजेंट बगैर मुआवजे के काम कर सकता है। वो एजेंट बगैर मुआवजे के भी नहीं, मुआवजा ले ले वो भी ठीक है, वो भी गलत नहीं है, लेकिन अगर वो पैसे के बगैर काम करता है तो भी उसकी एक्शन वैलिड रहेंगे। ऐसा नहीं होगा अगर पैसे के बगैर वो काम कर रहा है तो आप कहिए ये एजेंट ही नहीं है और इसने जो ट्रांजैक्शन किया है वो मेरी जिम्मेदारी ही नहीं है। नहीं, पैसे दिए हैं या नहीं दिए, अगर आपने उसको पॉइंट कर दिया एजेंट तो वो वैलिड रहेगा। ये है कंसेप्ट विदाउट कंसीडरेशन में, इसका नाम क्यों आया। जो दूसरा बेलमेंट का कंसेप्ट है, बेलमेंट का मतलब होता है कि अपनी चीजें अमानत के तौर पे किसी दूसरे के पास रखवाना। बेलमेंट इसे कहते हैं, बेलमेंट, अपनी चीजें अमानत के तौर पे किसी दूसरे के पास रखवाना। ठीक है, वो जो पहले जब हमारे सिलेबस में होता था तो उसमें एक एग्जांपल वो दिया करता था कि फर्ज कीजिए आपने एक बिल्ली पाली है और आप किसी वजह से इस्लामाबाद जा रहे हैं और आप चाहते हैं कि जो एक हफ्ता आपने इस्लामाबाद गुजारना है तो उस बिल्ली का कोई ख्याल रखे, ठीक है, खाने पीने का उसका। तो आप अगर अपने किसी दोस्त के हवाले कर देते हैं उसको कि इसका ख्याल रखो, तो आपने अपनी कोई भी चीज, प्रॉपर्टी किसी दूसरे के हवाले की, तो ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट हुआ? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। बेलमेंट, ठीक है जी। ये लेकिन अब हमारे सिलेबस में नहीं, सिर्फ नाम की हद तक सिलेबस में। और गारंटी वाला भी हम कल शायद डिस्कस कर चुके थे। गारंटी का मतलब ये है कि आपने कोई लोन लिया
और लोन देने वाले ने कहा नहीं, किसी की गारंटी लेके आओ कि जो तुम्हारे बिहार पे गारंटी देगा, अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो वो दूसरा पर्सन पेमेंट करेगा। ये गारंटी का केस कहलाता है। तो ये 3 तरह के एग्रीमेंट हैं। इन तीनों में कंसीडरेशन होना जरूरी नहीं है। जैसे आपका दोस्त अगर चाहे तो वो बिल्ली रखने के पैसे आपसे ले, चाहे तो ना ले, एग्रीमेंट फिर भी वैलिड है। जिम्मेदारी तो उसकी फिर रहेगी ना, ख्याल रखने की, चाहे पैसे ले चाहे ना ले। तो इस तरह गारंटी में भी जब आप किसी बंदे की गारंटी देते हैं तो हो सकता है बदले में आप उस कुछ पैसे ले, हो सकता है ना ले। क्लियर जी? और कोई क्वेश्चन? जी, कंट्रीब्यूशन टू चैरिटी। कंट्रीब्यूशन टू चैरिटी का मतलब ये है कि आपने वादा किया किसी को कि हम इमदाद करेंगे, चैरिटी देंगे, डोनेशन देंगे। जो डोनेशन देने वाला है वो डोनर कहलाता है, और जिसको डोनेशन दी जाती है वो डोनी कहलाता है। लॉ ये कहता है अगर आपने किसी से वादा किया है कि आप चैरिटी देंगे, किसी से भी हो सकता है, कोई मस्जिद की तामीर हो रही है, ठीक है, या कोई और सोशल वेलफेयर का काम हो रहा है, आपने किसी से वादा किया कि आप उसमें कुछ डोनेशन देंगे, बाद में ये आप डोनेशन नहीं दे पाते, तो ये एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन, ठीक है। इसमें अब आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि आप वो कंट्रीब्यूशन पे करें, क्योंकि एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन है। हाँ, अगर उस पार्टी ने आपके प्रॉमिस की बेस के ऊपर कुछ आगे लायबिलिटी इनकर कर ली, जैसे आपके वादे की बुनियाद पे उन्होंने आगे किसी ठेकेदार के साथ एग्रीमेंट कर लिया कि अब आप ये तामीर करेंगे, तो उस सूरत में फिर हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हमने वो अमाउंट पे करनी है। लेकिन कितनी अमाउंट पे करनी है? जो हमने एग्री की होगी वो, या जो लायबिलिटी का एग्रीमेंट किया है उस पर्सन ने, दोनों में से जो कम होगी, कम होगी। यानी हमने जितना एग्रीमेंट लायबिलिटी इनकर हुई है उतने पैसे देने हैं, लेकिन जितना हमने वादा किया था उससे ज्यादा नहीं, उस हद तक। क्लियर जी? ये कंसेप्ट क्लियर हुआ जी? और कोई क्वेश्चन? जी, और कोई क्वेश्चन नहीं है? चलिए अब आते हैं पास्ट पेपर के क्वेश्चन की तरफ। पास्ट पेपर की डिस्कशन से भी हमारे कंसेप्ट्स की रिवीजन हो जाती है। तो सबसे पहले क्वेश्चन 20 पास्ट पेपर का क्वेश्चन है, 7 नंबर है। क्या करना है सबसे पहले हमने? हाँ, टाइम बाउंड करना है अपने आप को। कह रहा है डिस्क्राइब द सर्कमस्टेंसेस in under which an agreement made without consideration is considered valid and binding। बाइंडिंग का मतलब भी वैलिड होता है, 2 दफा इस्तेमाल करने की जरूरत हरगिज नहीं थी अल्फाज, ठीक है, लेकिन कर दिया, कोई प्रॉब्लम भी नहीं हमें। अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कह रहा है सर्कमस्टेंसेस बताइए जब एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन वैलिड होता है। अच्छा, इसमें नोट कीजिए, क्या हमने सिर्फ सबसे बड़ा डिसीजन, क्या हेडिंग लिखनी है सिर्फ या एक्सप्लेनेशन भी? एक तो मार्क्स से आपको लग रहा है एक्सप्लेनेशन लिखनी है, और दूसरा लफ्ज डिस्क्राइब से। डिस्क्राइब या एक्सप्लेन का मतलब यही होता है कि मुझे हेडिंग भी दो, मुझे एक्सप्लेनेशन भी दो। हाँ, अगर सिर्फ लिस्ट का लफ्ज लिखा होता, सिर्फ लिस्ट का, थोड़ा लगा दीजिए, सिर्फ लिस्ट का लफ्ज लिखा होता, आइडेंटिफाई का लफ्ज लिखा होता, इसका मतलब फिर ये होता मेरे को सिर्फ हेडिंग दो, ठीक है। लेकिन डिस्क्राइब और एक्सप्लेन का मतलब क्या है? एक्सप्लेनेशन भी दो। तो याद है आपको कौन कौन से हैं एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन? कौन कौन से हैं? सबसे अहम कौन सा? एग्रीमेंट ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे एग्रीमेंट टू पे टू कंपनसेट पास वॉलंटरी सर, ठीक है। और तीसरा एग्रीमेंट टू पे टाइम बार डेट, और कंप्लीटेड गिफ्ट शाबा, और कंट्रीब्यूशन टू चैरिटी। और फिर अदर एग्रीमेंट्स में लिखेंगे कि वो नहीं लिखने, वो भी लिखे। अच्छा, इसमें 2 मार्क्स कर लीजिए जो केस स्टडी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा अहम है, वो है एग्रीमेंट ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन और टाइम बार डेट।
ये दो आपको 100% पक्के होने चाहिए। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा अहम यही है। इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम? कितने स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया रिटन फॉर्म में, और कितनों ने इसके एग्जामिनर कमेंट्स पढ़े? एग्जामिनर कमेंट्स वाले कम हो गए, आधे हो गए। एग्जामिनर कमेंट्स मैंने आपसे कहा है ना पढ़ने आपने। हर क्वेश्चन के सजेस्टिव सॉल्यूशन कंपेयर भी करना है। सजेस्टिव सॉल्यूशन तो कंपेयर कर लेते हैं ना, कि वो भी नहीं करते? नहीं, हवा में तीर चला के निशाने पे लगा कि नहीं, ये देखना होता है कि नहीं? ये देखना होता है। शाबाश, ठीक है। तो सॉल्यूशन के कोई भी क्वेश्चन करें किसी भी सब्जेक्ट का, उससे सजेस्टिव सॉल्यूशन के साथ कंपेयर भी करना है, और एग्जामिनर कमेंट्स मार्किंग स्कीम अगर अवेलेबल है वो भी देखने हैं भाई। उसके बगैर आपकी तैयारी ऑन टारगेट नहीं होगी, हवाई तैयारी होगी, ठीक है। नेक्स्ट 20 में कोई प्रॉब्लम तो नहीं? कुछ डिस्कस तो नहीं करना आपने? नेक्स्ट 21, आजम फॉर नेचुरल लव एंड अफेक्शन। ये ले, एग्जाम में कभी नहीं कहेगा करेगा क्या, आपको खुद से बता दिया उसने कि कंसेप्ट कौन सा अप्लाई करना है, नेचुरल लव एंड अफेक्शन। एग्जाम में बता रहा हूं, केस स्टडी में नहीं, मर जाएगा नहीं बताएगा केस कौन सा है, आपको खुद उसके इंफॉर्मेशन से अंदाजा लगाना होगा। ये कोई रिश्ता बना रहा है दोनों पार्टीज का, इसका मतलब ये नेचुरल लव की तरफ बात जा रही है। आजम फॉर नेचुरल लव एंड अफेक्शन प्रोमिसेस टू गिव हिज सन, सन की वर्ड है इसमें, पावरफुल वर्ड है। सन से हमें पता चल रहा है कि ये दोनों पार्टीज रिलेटेड है, ये नेचुरल लव एंड अफेक्शन की तरफ जा रहा है। बाबर रुपीज 10,000, promises to give, promises to give के has given, promises to give। आजम puts his promise to Babar into writing and register it। उसने कहा वालिद साहब, ताल्लुक वास्ता अपनी जगह पे, तबार अपनी जगह पे, कानून अपनी जगह पे, इसको लिख दीजिए, इसको लिख दीजिए। बताइए आजम ने अपने वालिद साहब की ज़बानी कलामी बात पे एतबार नहीं किया, उसको लिखवा लिया, और ना सिर्फ लिखवा लिया बल्कि रजिस्टर भी करवा लिया जाके रजिस्ट्रार के पास, रजिस्ट्रार ऑफिस के पास जाके। सही किया कि गलत किया? सही किया। यानी वालिद साहब की ज़बानी बात पे एतबार नहीं किया, सही किया। भाई इस केस में लिखवा लेना चाहिए था, इस केस में सही किया। हर केस में ठीक नहीं है ये, लेकिन इस केस में ठीक है, क्योंकि एग्रीमेंट ऑन काउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन का रिटर्न रजिस्टर होना, क्या ये वैलिड है? आप सिर्फ ये लिखेंगे ये वैलिड है, कि उसे बताएंगे भी। अच्छा हाँ, क्यों? बिकॉज सबसे पहले नियर रिलेशनशिप है, सन है, इसके बाद नेचुरल लव एंड अफेक्शन है, राइटिंग भी, रजिस्टर्ड भी। जब तक दो रिलेशनशिप में वो बताए ना लड़ाई झगड़ा है, तो आपने यही ज़ूम करना है दो फैमिली मेंबर्स के दरमियान में नेचुरल लव एंड अफेक्शन है। जब तक कहे ना कि झगड़ा, झगड़ा भी होता है, लाजमी तो नहीं दो फैमिली मेंबर में हमेशा नेचुरल लव एंड अफेक्शन, झगड़ा भी होता है, लेकिन झगड़ा होगा ना तो वो बताएगा, और अगर झगड़ा नहीं है नेचुरल। क्लियर जी? कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है? आगे चलें, चलिए नेक्स्ट। सास और बहू की एग्जांपल देता है, साइलेंट रहता है, उसमें भी नेचुरल लव एंड अफेक्शन है मेरे भाई, नेचुरल है मेरा भाई, ड्रामे कम देखा कर। 22, आर फॉलोइंग प्रोमिसेस क्रिएटेड कंट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन। इंग्लिश का लफ्ज कोई आगे पीछे लग रहा है मुझे, कोई पिक नहीं हो रहा, लेकिन बात समझ आ गई हमें। क्या कह रहा है बताओ, क्या वैलिड कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है? कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन का मतलब क्या है कि क्या कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हुआ और उसके मुताबिक ऑब्लिगेशन राइज हो गई। क्योंकि जब कभी कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होता है ना, तो हमारे राइट्स भी राइज हो जाते हैं, हमारी ऑब्लिगेशन भी। हर कॉन्ट्रैक्ट में हमारे कुछ राइट्स होते हैं, कुछ ऑब्लिगेशंस होती हैं, सिवाय एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन के। शाबाश, उसमें तो सिर्फ एक पार्टी होती है ना, एक पार्टी। बी, आजम सपोर्ट बाबर्स इन्फेंट सन, बाबर promises to pay Azam's expenses in so doing। ओके, कोई बात नहीं, अब जब डिस्कस हो गया तो पहले बी कर लेते हैं। आजम ने बाबर के छोटे बच्चे की परवरिश की, बाबर ने कहा बदले में
मैं तुम्हें इसकी पेमेंट करूंगा। असल में इस केस में हुआ ये था कि बाबर को हो गई थी सजा, जो रियल केस था। बाबर चला गया था जेल में, उसका छोटा बच्चा था। अब वो कह रहा था इसकी परवरिश कौन करेगा, जेल में साथ थोड़ी लेके जा सकता था। तो उसने अपने एक दोस्त से कहा कि तुम इसकी परवरिश करना, और कहा इसकी परवरिश में जो अखराजात होंगे जब मैं जेल से बाहर आऊंगा ना तो तुम्हें अदा कर दूंगा। अब अगर वो जेल से क्या एग्रीमेंट हो गया? मेरा तो ख्याल है नहीं। आजम बाबर जब जेल से बाहर आएगा ना तो वो आजम से कहेगा भैया मैं तेरे को कंसीडरेशन क्यों दूं, तूने मुझे थोड़ी पाला है, तूने तो उस बच्चे को पाला है, तो उससे कंसीडरेशन लो, मैं कोई पैसे नहीं दूंगा। बताइए क्या ये आर्गुमेंट वैलिड है? नहीं वैलिड। क्यों? हाँ, उसके बिहाफ पे करेगी, उसको नहीं पे की गई कंसीडरेशन, ये बात सच है, लेकिन उसके बिहाफ पे तो पे की गई है, उसने खुद बोला था पे करो इसको। तो जब उसके बिहाफ पे की गई है तो क्या कंसीडरेशन में मूव टू थर्ड पार्टी? हो सकता है कि नहीं? क्या हो सकता है? बोले कंसीडरेशन में मूव टू थर्ड पार्टी। तो बाबर पैसे अदा करने का पाबंद है कि नहीं? क्यों पाबंद है? बाबर को तो कोई कंसीडरेशन मिली नहीं। बोले ना क्या? हाँ, उसके बिहाफ पे, उसके कहने पे थर्ड पार्टी को मिली है ना, तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हुआ बी में। डन जी? कोई आर्गुमेंट आपका? आगे चलते जी। इसमें क्या रिटर्न होना जरूरी है? जहां जहां लॉ ने बोला रिटर्न होना जरूरी है, वहां वहां रिटर्न होना एग्रीमेंट जरूरी है, और जहां पे रिटर्न होना बोला जरूरी नहीं है तो वहां पे जरूरी नहीं है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए पीछे। क्या ये एग्रीमेंट, ऐसा एग्रीमेंट रिटर्न होना जरूरी है? नहीं। कौन कौन से? क्योंकि जो एग्रीमेंट रिटर्न होना जरूरी है ना, लॉ ने खुद से बता दिया है, और तो जो नहीं बताया वो चाहे रिटर्न हो चाहे वर्बल हो, परफेक्ट है वो। अब कौन सी एग्रीमेंट रिटर्न होना जरूरी है? मेरा भाई एक मिनट है, कौन सा एग्रीमेंट रिटर्न होना जरूरी है? टाइम बार डेट, एग्रीमेंट ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लॉ मैन्युफैक्चर, कंप्लीटेड गिफ्ट भी, शाबाश, और एक आर्बिट्रेशन भी। आर्बिट्रेशन सुलह सफाई, सालसी एग्रीमेंट, सालसी का एग्रीमेंट। ये 4 एग्रीमेंट्स हैं हमने पढ़े। इसमें आर्बिट्रेशन फ्यूचर में पढ़ना है हमने। क्लियर जी? तो अब बताइए मेरे भाई, क्या इसका रिटर्न होना जरूरी है? क्योंकि ये उन एग्रीमेंट्स में नहीं है जिनका रिटर्न होना जरूरी है। ये कंडीशन याद रखा करें, ये सिर्फ हमने हेडिंग नहीं याद रखनी, हेडिंग तो याद रखनी है, बाकी ये भी पढ़ना है आपने आगे एक्सप्लेनेशन क्या है। और अगर एक्सप्लेनेशन में कंडीशंस हो ना, कुछ एक्सप्लेनेशन में कुछ हेडिंग्स में के अंदर पॉइंट्स हैं, अगर पॉइंट्स हो तो वो भी आपने याद करने हैं। जैसे एग्रीमेंट ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लॉ मैन्युफैक्चर, इसमें पॉइंट्स हैं, वो भी याद करने पड़ेंगे। लेकिन जो कंट्रीब्यूशन टू चैरिटी है ना, इसमें पॉइंट नहीं, सिर्फ कंसेप्ट है, वो सिर्फ रीड करेंगे जेहन में बैठ जाएगा। ए पार्ट, अमीर फाइंड्स बुशरा's पर्स एंड गिव्स इट टू हर। अच्छा, क्या यहाँ पे लिखा हुआ उसने बुशरा ने कोई अनाउंसमेंट की थी पहले? तो इसका मतलब है कोई रिवार्ड की अनाउंसमेंट नहीं, रिवार्ड की अनाउंसमेंट नहीं थी। कोई चीज गुम हुई ढूंढ के दे दी, इनाम का हकदार है कि नहीं? पक्की बात है। अगर यहां तक क्वेश्चन खत्म हो जाता टू हर तक, क्या अमीर इनाम का हकदार था? नहीं था। ठीक है, लेकिन आगे क्या हुआ? बुशरा प्रोमिसेस टू गिव अमीर रुपीज 50,000। बुशरा ने खुश होकर कहा तो मैं 50,000 दूंगी। अब बताइए, अब है इसके बैकएंड पे कौन सा कंसेप्ट है? रेलिवेंट लीगल कंसेप्ट कौन सा है? रेलिवेंट लीगल, शाबाश, कौन सा कंसेप्ट है? अच्छा बोला करे तो हल्की सी आवाज है, सही, चाहे मुझे ना भी आए ऐसे। नहीं नहीं, ये रिवाइज होता है अंदर, जब आप बोलते हैं ना तो आप अपनी आवाज सुन रहे होते हैं, तो हल्का सा बोल लिया कर, पार्टिसिपेट किया करें, इससे पता चलता है कि आपकी क्लास में पार्टिसिपेशन है। तो बताइए कौन से वाला कंसेप्ट है ये? एग्रीमेंट टू पे फॉर पास्ट वारंटी सर्विसेज। तो अब वैलिड ऑब्लिगेशन क्रिएट हो गई 5,000 पे करने की? बिल्कुल हो गई। डन जी? आगे चलते हैं। क्वेश्चन 23, अदील ओव्स रुपीज 1,000 टू काशिफ बट द डेट हैज बिकम टाइम बार्ड। अंडरलाइन, इसमें मोस्ट पावरफुल वर्ड ढूंढे कौन सा, उसको अंडरलाइन करें। टाइम बार्ड, 3 साल। इसका मतलब अब रिकवरी, कानूनी तरीके से रिकवरी नहीं हो सकती। फिर क्या हुआ?
Adil signs a written promise to pay Kashif ₹900 of this time bar debt. Is this a valid contract? इसमें दो चीजें उसने टेस्ट की हैं और आई कैप अब आके ऐसे कर, मैंने बताया ना पिछले 2 अटेम्प्ट से उसने 2-3 अटेम्प्ट से उसने अपना केस स्टडी का तरीकाकार बदल दिया। एक की बजाय 2 कंसेप्ट पूछ रहा है, मल्टीपल लेवल पे आ गया। पहले होती थी केस स्टडी 1D, वन डायरेक्शन, एक तरफ जाता था एक कंसेप्ट, अब हो गया 2D नहीं, अब ये 3D नहीं हुई, अभी 2D है। यानी एक केस स्टडी के अंदर 2 कंसेप्ट्स को पूछना। जैसे इसमें उसने 2 कंसेप्ट पूछे। पहला कंसेप्ट 1000 देना था, 900 का एग्रीमेंट हो जाए सेटलमेंट का, क्या वो एग्रीमेंट वैलिड है? बिल्कुल वैलिड है। आप चाहें तो 100 रुपया माफ करें, चाहे तो सारी अमाउंट भी माफ कर दें, इसमें लाख कोई नहीं करता। हमने किसी के 1000 देने थे, हमने कहा भाईजान 600 देंगे, वो मान ले तो क्या आप लीगली 600 देने हैं कि 1000 देने हैं? अगर वह मान जाए ना, मान जाए, फिर 600 देने। अच्छा, यहां पे इसका मतलब है 1000 का 900 एग्रीमेंट हुआ, इसमें कोई कबाहत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। दूसरी चीज टाइम बार डेट था, टाइम बार डेट देने का पाबंद नहीं था, लेकिन अदील की मेहरबानी, अदील ने फिर भी एग्री कर लिया कि मैं वो टाइम बार डेट भी पे करूंगा, और अहम चीज उसने साइन कर दिया। क्या क्लियर? ये वैलिड है? कंसेप्ट कौन सा है रेलिवेंट लीगल कंसेप्ट? एग्रीमेंट टू पे टाइम बार्ड। अच्छा, उसमें 3 कंडीशंस थी, और जिससे पूछो वही 3 कंडीशन थी। कंडीशन नहीं पूछ रहा आपसे, सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि क्या इस एग्रीमेंट को रजिस्टर करवाना रिक्वायर्ड है या नहीं। रजिस्टर करवाना रिक्वायर्ड है कि नहीं। इसका मतलब एग्रीमेंट का रिटन रिक्वायरमेंट होना और चीज है, रजिस्टर होना और। साइन का मतलब यही है, रिटन है, रिटन है तो साइन किया है ना, रिटन भी है, साइन भी है, और रिलेट टू लॉ ऑफ लिमिटेशन भी है। रजिस्टर करवाने की कंडीशन थी कि नहीं? इसमें नहीं थी। एग्रीमेंट ऑन काउंट ऑफ नेचुरल लॉ मैन्युफैक्चर में थी, कंप्लीटेड गिफ्ट में थी। शाबाश। तो ये चीजें छोटी छोटी चीजें हैं, इनका ध्यान रखना है आपने। तो ये एग्रीमेंट वैलिड है जी, बिल्कुल वैलिड है। हमारा भी क्या यही फैसला आपका भी? चलिए फिर आगे चलते हैं। जी जी, हाँ, उन्होंने बताया कि प्रॉमिस किया टू पे काशिफ, काशिफ मानना है कि नहीं। तो इन दी एब्सेंस, जिस चीज के बारे में क्वेश्चन ने इंफॉर्मेशन नहीं दी, वो हम एज्यूम करते हैं कि ठीक है। अगर उसमें कोई मसला होता तो वो बताता, जिस चीज के बारे में क्वेश्चन में, और ये अक्सर ऐसा होगा और होना भी चाहिए कि वो आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन ना दे। अब आप हैरान के सर ये क्या बात हो गई कि हमें क्यों कंप्लीट इंफॉर्मेशन ना दे। यहां पे उसने देखे क्लियरली नहीं बताया काशिफ एग्री, वैसे तो वो साइन करके उसने दे दिया तो एग्रीमेंट हो, क्लियरली नहीं बताया। तो जो इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं होती ना, हमारे पास 2 रास्ते होते हैं। अब आपकी मर्जी है, दोनों में से कोई सा रास्ता भी अडॉप्ट कर ले। बेहतर ये होता है कि जिस चैप्टर में आपको जो रास्ता कहा जाए वो अडॉप्ट करें। अब ये अगली बात गौर से सुनिएगा, कोई ये जो कंसेप्ट बताने जा रहा हूं ये किसी एक कंसेप्ट का नहीं है, एक चैप्टर का नहीं है, पूरे लॉ का कंसेप्ट है। कंसेप्ट ये है, क्वेश्चन के अंदर वो आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन केस स्टडी के अंदर नहीं देगा, ना ही दे सकता है, क्योंकि अगर वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन देगा तो ये जो 2 लाइन का क्वेश्चन है ना, ये 2 पैराग्राफ का क्वेश्चन बन जाएगा। ऐसे ही है ना, जब हर चीज को डिस्कस करना शुरू कर देगा, वो तो डिस्कस कर देगा, केस की लेंथ बढ़ती जाएगी। उसने आपको 3-4 सफे का एक सारा 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर देना है, उसने कोई 15 सफों का थोड़ी देना है। तो इसलिए वो क्या करता है, उसकी मजबूरी भी है और इसे करना भी ऐसे ही चाहिए कि सिर्फ जो रेलिवेंट फैक्ट्स है ना, जो उसने पूछना है मसला, उसके ऊपर तवज्जो रखे, उसको डिस्कस करे, बाकी को डिस्कस ना करे। एग्री करते हैं इस बात पे? तो इसीलिए हर केस स्टडी में ये प्रॉब्लम आएगी कि कुछ इंफॉर्मेशन उसने क्वेश्चन में दी होगी, कुछ के बारे में वो साइलेंट होगा। इसी वजह से तो हमारा वो मसला राइज होता था कि सर अगर प्राइस के बारे में जिक्र नहीं हुआ तो क्या करना है, अगर टाइम के बारे में जिक्र नहीं हुआ तो क्या करना है, प्लेस के बारे में जिक्र नहीं हुआ तो क्या करना है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन वो हाइड कर देता, मजबूरी भी है उसकी। ये बात समझ आई कि हर केस स्टडी में वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमें नहीं देगा। अब दूसरा, अगर ना दे तो हमने क्या करना है, जिस इंफॉर्मेशन के बारे में
उसने हमें नहीं बताया। उसमें दो ऑप्शन होती हैं, दोनों में से कुछ भी आप कर सकते हैं। अब लेकिन जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे ना, आपको खुद पता चलता जाएगा कि किस के चैप्टर में कौन सी ऑप्शन उठानी है खुद। लेकिन अभी आपको कंसेप्ट में दो ऑप्शन है। नंबर 1, आप ये सोचें कि जो इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में उसने नहीं दी वो इररेलेवेंट है, वो ठीक है, उसकी वजह से कोई मसला नहीं है। इसलिए कि अगर उसकी वजह से मसला होता तो वो क्वेश्चन में उसका जिक्र करता। पहला तरीकाकार क्या है कि आप एज्यूम कर लें, जिसे हम कहते हैं नो न्यूज इज गुड न्यूज। क्या एज्यूम कर लें? नो न्यूज, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी वो ठीक है, उसका कोई मसला नहीं है, हमने बस केस के अंदर रह के मसला ढूंढना। दूसरा तरीकाकार क्या है कि आप इफ करके दोनों पॉसिबिलिटीज को डिस्कस कर दें कि इफ काशिफ एग्रीज तो ये वैलिड है, इफ काशिफ डज नॉट एग्री तो ये वैलिड नहीं। ठीक है, इसमें आपका थोड़ा सा काम बढ़ जाएगा क्योंकि आपको एक ही बजाय दोनों ऑप्शन डिस्कस करनी होगी। तो ये दोनों तरीके आपका जिसको दिल करे आप अडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब ये आहिस्ता आहिस्ता आपको खुद जजमेंट लगाने के काबिल हो जाएंगे कि इस तरह के क्वेश्चन में ना जब वो ये सवाल इस तरह का सेट करता है तो उसका मकसद होता है हमने इस चीज के ऊपर कमेंट करना है। ठीक है, वो आहिस्ता आहिस्ता आपको अंदाजा। लेकिन मैंने आपको दो तरीके बता दिए, पता चल गए? कौन से दो तरीके मेरा प्यारे भाई, कौन से दो तरीके बताए हैं? क्वेश्चन में अगर कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है किसी चीज के बारे में, हमारे पास क्या ऑप्शन है, क्या कर सकते हैं? नंबर 1 एज्यूम करें इररिलेवेंट है जो नहीं बताया। नंबर 2 इफ करके दोनों ऑप्शन कि इफ दिस इज ट्रू तो ये होगा, इफ दिस इज फॉल्स तो ये होगा। क्लियर जी? तो काशिफ एग्री हुआ कि नहीं हुआ नहीं बताया, क्या ऑप्शन है आपके पास? ना तो इररिलेवेंट कर रहे हो, दूसरी चीज के ऊपर कमेंट करे जो एग्रीमेंट है। यहां क्या करे? इफ करके। शाबाश, आगे चलते हैं। यहाँ पे वैसे आपका क्या ख्याल है, हमने दोनों डिस्कस करना होगा कि हमने उस एग्रीमेंट टाइम बार डेट के ऊपर कमेंट करना? टाइम बार डेट। शाबाश, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये जजमेंट रिफाइन हो जाएगी आप। नेक्स्ट, आरिफ ट्रांसफर्ड सम प्रॉपर्टी टू हसीब बाय ए ड्यूली रिटन एंड रजिस्टर्ड डीड एज ए गिफ्ट, इज दिस ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? अच्छा, जहन में रखिएगा, आपको लग रहा होगा अहम लफ्ज गिफ्ट है, मेरे लिए ज्यादा अहम लफ्ज है ट्रांसफर्ड, के ट्रांसफर कर चुका है, कंप्लीटेड गिफ्ट। सिर्फ गिफ्ट से डिसीजन नहीं करना, कंप्लीटेड गिफ्ट से डिसीजन करना है। किसे डिसीजन करना है? कंप्लीटेड गिफ्ट से डिसीजन करना है। किधर है इसकी हेडिंग में कंप्लीटेड लिखा हुआ है कि नहीं लिखा? गिफ्ट है, चलो ठीक है, उसने गिफ्ट को डिफाइन किया। क्लियर? अच्छा, अगर यही सारा केस, सारे अल्फाज यही होते, वो कहता आरिफ एग्रीज टू ट्रांसफर सम प्रॉपर्टी टू हसीब, फिर क्या होता? फिर हम एग्रीमेंट ऑन नेचुरल काउंट। हाँ, दोस्त नहीं है तो फिर आप गिफ्ट के केस में भी इसको कर सकते हैं कि ये वैलिड नहीं हुआ क्योंकि ट्रांसफर नहीं है, ट्रांसफर नहीं हुआ। ठीक है, तो इसमें गिफ्ट से सिर्फ ये फैसला नहीं कर लेना, ये भी देखना ट्रांसफर हुआ कि नहीं। ट्रांसफर हुआ है तो वैलिड है, ट्रांसफर नहीं हुआ वैलिड नहीं है। ठीक है जी, तो बताइए अब ये वैलिड है क्या? कैसे वैलिड है? क्योंकि गिफ्ट है, कंप्लीटेड हो चुका है। यही तीन कंडीशन थे। नेक्स्ट, आर प्रॉमिस आर लायबल टू पे देयर एग्रीड अमाउंट इन फॉलोइंग केसेस। पहला, हुसैन प्रॉमिस टू सब्सक्राइब ₹5,000 टू ए फंड स्टार्टेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ कम्युनिटी हॉल। कम्युनिटी हॉल सोसाइटी के लिए कोई भी काम हो रहा हो, वो अच्छे पर्पस के लिए हो रहा है। उसने कहा मैं भी 5,000 रुपया अदा करूंगा। एक कॉन्ट्रैक्टर वाज इंटरेस्टेड विद द कंस्ट्रक्शन व्हिच इज नाउ इन प्रोसेस। अब बताइए, अब काम शुरू हो गया है, यानी लायबिलिटी इनकर हो गई। क्या ये केस कौन सा है? कंट्रीब्यूशन टू चैरिटी। क्या चैरिटी देने का पाबंद है? पाबंद है, बिल्कुल। क्यों भला? लायबिलिटी। और किस अमाउंट तक पाबंद है? 5,000 या जो लायबिलिटी इनकर हुई, विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर।
अगर उसने वादा किया 5,000 का और एक्सपेंसेस इनकर हो गए 3,000 के, 3,000 अदा करने का पाबंद। बी, Zahra promised to subscribe ₹5,000 to a fund started for rebuilding a mosque, but no steps had been taken to carry out the repairs. क्या अब लाइबिलिटी है कोई अदा करने की? लाइबिलिटी नहीं। क्यों लाइबिलिटी नहीं है? क्योंकि कोई लाइबिलिटी इनकर नहीं हुई, कोई स्टेप्स नहीं लिए गए, कोई खर्चा हुआ नहीं है। अगर ज़हरा ये कहे कि जी मैंने जो वादा किया था 5,000, अब मैं 5,000 नहीं दे सकती, तो क्या ये खत्म कर सकती है अपने इस प्रॉमिस को? ज़हरा कर सकती है, हुसैन नहीं कर सकता। हालांकि प्रॉमिस एक ही है। क्यों नहीं कर सकता हुसैन? क्योंकि काम शुरू हो चुका है उसके वादे की बुनियाद पर। क्लियर? नेक्स्ट 26। अच्छा, यहां पे अब आपका वो कंसेप्ट टेस्ट होगा, एग्रीमेंट ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन वाला और गिफ्ट वाला। मोहसिन प्रॉमिस्ड हिज ब्रदर, ब्रदर को अंडरलाइन कीजिए। इससे हमें पहली इंडिकेशन मिली नियर रिलेशनशिप। ये एग्रीमेंट ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन की तरफ जा रहा है। क्लियर? ये जो उन्होंने रिलेटिव वाला पॉइंट उठाया था, दैट ही विल पे हिज यूनिवर्सिटी फी, उसने वादा किया कि वो पे करेगा। ठीक है? अच्छा, अब अगेन ये एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन है, क्योंकि बदले में तो उसने कुछ नहीं मिलना ना। उसने वादा किया है, क्या पे कर दिए हैं कि नहीं? अभी पे करने हैं ना, किए तो नहीं है ना, तो उसका मतलब है ये कंप्लीटेड नहीं हुआ। ये दूसरी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गई जिसने हमें ये बताया कि नेचुरल लव एंड अफेक्शन है। क्योंकि नेचुरल लव एंड अफेक्शन में वादा किया जाता है कोई काम करने का, कंप्लीटेड गिफ्ट में वो दे दिया जाता है। नेचुरल लव एंड अफेक्शन में वादा किया जाता है दिया जाएगा, कंप्लीटेड गिफ्ट में वो चीज दे दी जाती है। लेटर मोहसिन सफर्ड लॉस इन हिज बिजनेस एंड रिफ्यूज्ड टू पे द फीस। बाद में मोहसिन ने कहा कि मुझे बिजनेस में नुकसान हुआ, फीस नहीं दे सकता। मोहसिन इज ऑफ द व्यू दैट सिंस द एग्रीमेंट वाज विदाउट कंसीडरेशन इट डज नॉट कंस्टिट्यूट ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। मोहसिन ने कहा इसमें तो कंसीडरेशन थी नहीं, तो ये void है। However, Ahsan believes that the agreement is enforceable under law as it meets certain other conditions. Ahsan कहता नहीं enforceable है अगर कुछ conditions को meet करता है। You are required to narrate the condition which Ahsan may be referring to. कौन सी condition है जिनका Ahsan जिसकी तरफ इशारा कर रहा है कि अगर वो meet हो रही हो तो valid होगी? कौन कौन सी? Written है, रजिस्टर्ड हो, नियर रिलेशनशिप हो, नेचुरल लव एंड अफेक्शन हो। ये कंडीशन लिखनी है हमने। ठीक है? ये एसी का फ्लो कम करवा दीजिए, ये 25 में कर दे। क्लियर जी? कोई प्रॉब्लम इसमें? चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। फिर चलिए इसमें देखते हैं, अगर आप पहचान गए तो फिर इसका मतलब कंसेप्ट आपका क्लियर है। स्टार्ट करें। Mrs. Akram was searching for a house for her family in city's posh locality. यहां तक कोई एग्रीमेंट का अंदाजा हो रहा है? बताइए, अंदाजा हो रहा है कि नहीं हो रहा? यहां तक कोई अंदाजा नहीं हो रहा, कहीं से भी नेचुरल लव एंड अफेक्शन का। यानी ये नहीं कह रहा मिसेस इकराम ने मिस्टर इकराम के साथ एग्रीमेंट किया कोई। अगर ये कहता है तो हम कहते हैं ठीक है, एग्री नेचुरल लव एंड अफेक्शन वाला केस बनता है। अभी तो वो कह रहा है घर ढूंढ रही है। Her grandfather Nadeem had promised to pay her ₹1 million by way of a gift for the purchase of the house. उसके अच्छा, इसमें ट्विस्ट है कि उसने गिफ्ट का लफ्ज इस्तेमाल कर लिया है, लेकिन ग्रैंडफादर भी है और टू पे भी है। तीनों अल्फाज को अंडरलाइन करें। दो अल्फाज एक कंसेप्ट के हैं, एक लफ्ज एक कंसेप्ट का। ग्रैंडफादर और प्रॉमिस्ड टू पे, यानी प्रॉमिस टू पे का मतलब अभी पे किया नहीं है। ग्रैंडफादर और प्रॉमिस टू पे, ये दो अल्फाज हमें किस तरफ लेके जा रहे हैं? नेचुरल लव एंड अफेक्शन की तरफ। और जो गिफ्ट का लफ्ज है ये हमें किस तरफ लेके जा रहा है? अब यहीं पे डिसीजन करके आगे निकले कि गिफ्ट की तरफ जाना है कि नेचुरल लव एंड अफेक्शन। क्यों गिफ्ट की तरफ? क्यों नहीं? कंप्लीटेड नहीं है। शाबाश, कंप्लीटेड नहीं है। ठीक है जी।
After finalizing the deal with one of the state brokers, Mrs. Ikram asked Nadeem to pay her rupees 1 million as promised. Nadeem, however, refused to pay the amount. Mrs. Ikram filed a suit against her grandfather Nadeem for the enforcement of the promise made by him. उसने केस फाइल कर दिया. Under the provisions of Contract Act 1872, advise under what circumstances Mrs. Ikram would be able to recover the amount from Nadeem. Advise under what circumstances, क्या बताना है? किन सर्कमस्टांसेस में वो रिकवर कर पाएगी? तो कंडीशंस होंगी. क्या कंडीशंस है? नियर रिलेशनशिप, नेचुरल. बिल्कुल बिल्कुल. कोई प्रॉब्लम? चलिए, ये थे हमारे क्वेश्चंस. 28 रहता है. अच्छा 28 रहता है, सॉरी 28 भी कर लेते हैं. कह रहा है मुनीर wanted to complete his bachelor's degree from Europe. His paternal uncle Furqan but had promised him to pay rupees 2 million by way of gift at the time of his admission to a college in Europe. Again 3 अल्फाज हैं. 2 हमें किसी और तरफ लेके जा रहे हैं, 1 लफ्ज हमें किसी और एलिमेंट कंसेप्ट की तरफ लेके जा रहा है. अंकल, प्रॉमिस टू पे, ये 2 अल्फाज हमें किस तरफ लेके जा रहे हैं? नेचर, लव एंड अफेक्शन. और गिफ्ट वाला लफ्ज गिफ्ट की तरफ लेके जा रहा है. तो किस तरफ जाएंगे? क्यों? रीजन गिफ्ट की तरफ क्यों नहीं जाएंगे? कंप्लीटेड नहीं है. शाबाश. आफ्टर गेटिंग एडमिशन to one of the renowned colleges in Europe, Munir asked Furqan Bhatt to pay him rupees 2 million as promised. However, Furqan Bhatt refused to pay the amount and Munir filed a suit against Furqan Bhatt for the enforcement of his promise. Discuss the circumstances. यहाँ पे भी circumstances पूछ रहा है. In which Munir may be able to recover the amount from Furqan Bhatt. तो क्या लिखेंगे? बिल्कुल क्लियर. कोई प्रॉब्लम? अच्छा, आपने एक चीज नोट की, इस क्वेश्चन को देखिए और मैं आपसे सिंपल क्वेश्चन का जवाब पूछना चाहता हूं. ये एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है या रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन है? अमूमी तौर पे जो लेंथी क्वेश्चन होता है पैराग्राफ फॉर्म में जिसमें इंफॉर्मेशन दे रहा था, अमूमी तौर पे वो केस स्टडी होती है. लेकिन बाज़ औक़ात वो क्या करता है, शक्ल केस स्टडी की देता है और आगे रिक्वायरमेंट रिप्रोडक्शन की होती है. यहाँ पे देखिए केस स्टडी बना रहा है लेकिन एंड पे रिक्वायरमेंट कौन सी है? रिप्रोडक्शन. आपने उन्हीं 4 कंडीशन को रिप्रोड्यूस करना. तो कभी ऐसा भी होता है बज़ाहिर दिखने में वो केस स्टडी है लेकिन रिक्वायरमेंट में वो कहता है रिप्रोड्यूस कर दो इस कंसेप्ट को, इस कंसेप्ट को डिफाइन कर दो. तो वो असल में रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन होता है. कुछ स्टूडेंट क्या समझते हैं, सर इस दफा तो पेपर बहुत मुश्किल आया, उसने तो 70 मार्क्स की केस स्टडी पूछ ली. तो वो 70 मार्क्स की नहीं होती, वो तो 50 मार्क्स की होती है. 20 मार्क्स के क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बज़ाहिर उसने कोई बैकग्राउंड सेट किया है लेकिन रिक्वायरमेंट में उसने रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन पूछ लिया. हाँ, क्वेश्चन 27 भी रिप्रोडक्शन का है बल्कि 26 भी रिप्रोडक्शन. मैं देखिए कह रहा है सर्कमस्टेंसेस, मुझे बताओ कौन सी. समझ रहे हैं? चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट हमारे कंसेप्ट की तरफ. कंसेप्ट सीखे नया. आज का कंसेप्ट किसके ऊपर है? कंसीडरेशन के ऊपर नहीं बल्कि लीगल इफेक्ट्स के ऊपर. ठीक है. सबसे पहले आपको वो मेन रूल बता रहा है कि एन एग्रीमेंट इज इलीगल एंड वॉइड if its object or consideration is unlawful. अच्छा, अनलॉफुल में एक चीज वैसे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, यहाँ पे जरूरत नहीं है लेकिन एक्सप्लेन कर रहा हूं. अनलॉफुल का मतलब था अगेंस्ट द लॉ. इसमें यानी वो जिसमें लॉ की बात नहीं मानी गई. लाजमी नहीं कि वो क्राइम ही हो, क्राइम ही हो. ठीक है. अनलॉफुल का मतलब है लॉ के अगेंस्ट. जैसे लॉ कहता है एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन वॉइड है. अगर आप किसी के साथ एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन करते हैं ना तो वो अनलॉफुल एग्रीमेंट कहलाएगा, इलीगल कहलाएगा. क्यों इलीगल कहलाएगा? वो अगेंस्ट लॉ.
लेकिन वो क्रिमिनल नहीं है। एग्रीमेंट, मैं दो एग्रीमेंट आपके सामने रख रहा हूं, दोनों ही अनलॉफुल है, दोनों में फर्क आपने बताना है। पहला एग्रीमेंट किया किसी के साथ विदाउट कंसीडरेशन, कि हम आपको कंसीडरेशन के बगैर ये चीज देंगे। दूसरा एग्रीमेंट आपने किया किसी के साथ किसी को मर्डर करने का। दोनों ही अनलॉफुल है, लेकिन एक एग्रीमेंट क्राइम है, एक एग्रीमेंट क्राइम नहीं है। तो क्राइम होना ना होना अलग चीज है और अनलॉफुल होना अलग चीज। अनलॉफुल में बहुत सी तरह के एग्रीमेंट्स आ जाते हैं, तो कोई भी एग्रीमेंट जिसकी ला इजाजत ना दे। तो क्या कह रहे हैं, एन एग्रीमेंट इज इलीगल एंड वॉइड इफ इट्स ऑब्जेक्ट और कंसीडरेशन इज अनलॉफुल, अगर उसका मकसद या कंसीडरेशन अनलॉफुल। ऑब्जेक्ट या कंसीडरेशन में आपको फर्क ढूंढने की जरूरत नहीं, दोनों का मतलब एक ही समझे। ठीक है, जल्दी जल्दी बता देता हूँ चलते चलते। इन भाईजान को मैं कहता हूं, भाईजान मेरी फैक्ट्री में जॉब कीजिए, बदले में आपको 10 ग्राम चर्स मिलेगी। बताइए ये एग्रीमेंट, इसमें मकसद क्या है? फैक्ट्री में काम करना है। कंसीडरेशन क्या है? चर्स। तो इसमें ऑब्जेक्ट लीगल है, कंसीडरेशन अनलॉफुल है, एग्रीमेंट क्या होगा? अनलॉफुल। मेरी बात समझ आई? दूसरी एग्जांपल, भाई को मैं कहता, भाईजान ऐसा कीजिए, इन भाईजान का खूब मारिए, खूब ठुकाई कीजिए इनकी, ये असाइनमेंट नहीं करके आते, बदले में आपको मैं 500 रुपया दूंगा। इसमें देखिए कंसीडरेशन लीगल है, पाकिस्तान की करेंसी है, ऑब्जेक्ट क्या है? अनलॉफुल। पहले वाले में क्या था? ऑब्जेक्ट लॉफुल, कंसीडरेशन अनलॉफुल। अब क्या है? कंसीडरेशन लॉफुल, ऑब्जेक्ट अनलॉफुल। लेकिन फर्क समझ आ रहा है दोनों में, ऑब्जेक्ट और कंसीडरेशन। लेकिन लॉ कहता है सोचने की जरूरत नहीं है आपको, दोनों में फर्क करने की जरूरत। क्यों? दोनों सूरतों में कॉन्ट्रैक्ट वॉइड, एग्रीमेंट वॉइड है। इसीलिए ऑब्जेक्ट या कंसीडरेशन के अल्फाज अलग अलग इस्तेमाल हो भी तो भी आपको डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है। कह रहा है एक ऑब्जेक्ट या कंसीडरेशन अनलॉफुल होगा कब, ये सुन लीजिए एक एक करके एग्जांपल। इफ इट इज फॉरबिडन बाय पाकिस्तान पिनल कोड दैट इज पनिशेबल बाय लॉ। जैसे पाकिस्तान पिनल कोड क्या है? ताजीराते पाकिस्तान की दफा 302 के तहत, ये सुना कभी ताजीराते पाकिस्तान? ताजीराते पाकिस्तान के इंग्लिश ट्रांसलेशन है पाकिस्तान पिनल कोड। पाकिस्तान पिनल कोड एक ऐसा लॉ है जो बताता है किस जुर्म की तफ्तीश कैसे होगी और उस जुर्म की सजा क्या होगी। पाकिस्तान पिनल कोड में क्या है? मुख्तलिफ चीजें कि क्या जुर्म है, क्या चीज जुर्म समझी जाएगी। ठीक है, क्या किसी को अगर किसी की जान को नुकसान पहुंचाया जाए जुर्म समझा जाएगा? क्या कहीं सूद लिया जाए जुर्म समझा जाएगा? नहीं समझा जाएगा, सूद लेना जुर्म नहीं है कानून की नजर में, लेकिन किसी को नुकसान पहुंचाना जुर्म। तो उसमें जुराइम लिखे हुए हैं, कौन कौन से एक्ट जुराइम होगी और उनकी सजा क्या होगी। तो कहता है हर वो काम जो पाकिस्तान पिनल कोड ने मना कर दिया है वो क्या होगा? अनलॉफुल होगा, वो जुर्म होगा। क्लियर? आपको पता है पाकिस्तान में जुआ, दुनिया के कुछ ममालिक में जुए की इजाजत है, और मूवीज वगैरह देख रहे हो, कैसीनो वगैरह बने होते हैं, जुआ खेलते रहे। लेकिन पाकिस्तान में वेजरिंग एग्रीमेंट, जुए का एग्रीमेंट, ये क्या है? अनलॉफुल, पनिशेबल बाय लॉ है। अगर आप पाकिस्तान इंडिया के मैच पे जुआ लगाते पकड़े गए ना, तो जुए की रकम तो पुलिस जब्त कर ही लेती है, आपको भी जेल में डाल देगी, क्योंकि ये एक जुर्म है। अच्छा, एक और क्वेश्चन जरा मुझे बताइए, देखते हैं आपका कितना लॉ के बारे में नॉलेज है। सुसाइड करना जुर्म है या नहीं? पाकिस्तान पिनल कोड के मुताबिक जुर्म है कि नहीं? खुदकुशी करना जुर्म है। इसलिए अगर कोई खुदकुशी की कोशिश करता है और बच जाता है तो उसकी आंख किधर खुलेगी? जेल में खुलेगी, क्योंकि खुदकुशी करना जुर्म है। तो हर वो काम जो पाकिस्तान पिनल कोड में मना है वो क्या होगा? अनलॉफुल। आप पाकिस्तान पिनल कोड की एक और दफा है 420, वो पता है क्या है? फ्रॉड करना, लोगों को ठगना। तो अगर आप किसी के साथ एग्रीमेंट करें भाईजान के कि दोनों मिलके ना ठगते हैं लोगों को, इसको ठगते हैं, तो क्या वो फॉरबिडन बाय पाकिस्तान पिनल कोड है?
बिल्कुल उसके सेक्शन 420 के तहत वो पनिशेबल बाय लॉ है। क्लियर हो गया? ज्यादातर तो हमारे एक्ट्स अनलॉफुल के इसी में कवर हो जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान पेनल कोड लंबी चौड़ी लिस्ट दी है। हमारे सिलेबस में 2-3 जो रेलिवेंट थे मैंने बता दिया, बेजरी बता दिया, सुसाइड का बता दिया, या किसी को नुकसान पहुंचाने का बता दिया। फिर इसका इफ इट इन्वॉल्व इंजरी टू ए पर्सन और हिज प्रॉपर्टी, इंजरी में किसी को नुकसान पहुंचाना। अब ये नुकसान 3 तरह से लॉ बताता होता है। आप किसी दूसरे बंदे को नुकसान पहुंचा सकते हैं 3 तरह से। एक उसकी जान का नुकसान, माल का नुकसान, इज्जत का नुकसान। ठीक है? रेपुटेशन, किसी के खिलाफ अखबार में कोई गलत आर्टिकल लिख दें, हैं, सोशल मीडिया पे कोई गलत पोस्ट कर लिख दीजिए जिससे उसकी रेपुटेशन पे इफेक्ट आता हो, तो फिर ये भी क्या होता है? इंजरी। ठीक है? इंजरी में तीनों एग्जाम्पल कहीं पे भी वो फिट कर सकता है केस को, जानी, माली और इज्जत। फिर इट इज फ्रॉडुलेंट, ये फ्रॉड है तो अनलॉफुल है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, कुछ एग्जाम्पल हालांकि ऊपर कवर हो जाती है पाकिस्तान पेनल कोड में, लेकिन उनकी अहमियत के पेश नजर उसने दोबारा बता दिया। ये भी फ्रॉडुलेंट भी समझ आता है, अगली बात समझ नहीं आएगी। इफ परमिटेड इट वुड डिफीट द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ, अगर इजाजत दी तो ये किसी लॉ की प्रोविजन को डिफीट करेगा। ये सुन लीजिए इसका मतलब क्या है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कोई एक्ट डायरेक्टली अनलॉफुल नहीं होते, लेकिन अगर उनकी इजाजत दे दी जाए ना तो उनकी वजह से इनडायरेक्टली डिफीट द प्रोविजन ऑफ लॉ का मतलब है लॉ की कोई रिक्वायरमेंट प्रोविजन की वायलेशन होगी। प्रोविजन का मतलब होता है रिक्वायरमेंट लॉ की, प्रोविजन ऑफ लॉ, लॉ की रिक्वायरमेंट। डिफीट का मतलब है वो बाईपास होगी, वो टूट जाएगी रिक्वायरमेंट, उसकी खिलाफ वर्जी होगी। जैसे फर्ज कीजिए कि पाकिस्तान में भी वो कहते हैं माइनर के एक लीगल एज है, आपको पता है एक शादी की लीगल मिनिमम एज है गालबन 16 इयर्स है शायद, या शायद मेल के लिए 18 है और फीमेल के लिए 16 है गालबन, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। ठीक है, मिनिमम एज है। लॉ कहता है उससे कम उम्र की अगर शादी हुई वो गैर कानूनी समझी जाएगी। और आपने अक्सर न्यूज में भी पढ़ते होंगे, तो कोई 12 साल की बच्ची की शादी हुई थी, पुलिस ने छापा मारा और उसको रिकवर कर लिया और क्या वो निकाह खां और समेत दूल्हा समेत गिरफ्तार कर लिया। तो ये एक इलीगल है काम कि एक सर्टन एज जो लॉ ने रिक्वायर की हुई है 16 ईयर फॉर एग्जांपल, उससे कम उम्र में शादी करवाई जाए, ये इलीगल है। एग्रीड? अच्छा, हम सिर्फ लॉ के मुताबिक बात कर रहे हैं और किसी चीज के ऊपर मैं डिस्कशन नहीं कर रहा। क्या लोन देना ये इलीगल है? नहीं। अच्छा, आप जरा एग्जांपल सुनिए। एक आदमी आया एक लोन देने वाले के पास, कहने लगा सर मुझे लोन दीजिए। उस बंदे ने पूछा लोन किस लिए चाहिए? उसने कहा मेरी 13 साल की बेटी है, उसकी शादी करनी है, उसके अखराजात के लिए लोन चाहिए। अब बताइए, लोन देना नॉर्मली इलीगल नहीं है, लेकिन इस केस में क्या होगा? इफ परमिटेड, अगर इजाजत दी, इट वुड डिफीट द प्रोविजन ऑफ लॉ, ये लॉ की दूसरी प्रोविजन को इफेक्ट करेगा। इस सूरत में अगर इस लोन देने वाले को पता है ना कि मेरा लोन इस लॉ की प्रोविजन को तोड़ने में इस्तेमाल होगा, तो इसका लोन देना भी अनलॉफुल है। बात समझ आई? ठीक है। जैसे फर्ज कीजिए ये कोई छुरी वगैरह बेचना, ये लॉफुल है कि अनलॉफुल है? लॉफुल है, घर में सब्जियां काटने के इस्तेमाल होती है। लेकिन अगर छुरी बेचने वाले को पता हो कि बंदा जो मुझसे छुरी खरीद रहा है ना किसी का गला काटने के लिए खरीद रहा है, अब बताइए, हालांकि लॉफुल है, लेकिन इफ पर अब की बार इफ परमिटेड इट वुड डिफीट प्रोविजन ऑफ लॉ, ये किसी इलीगल एक्टिविटी में इस्तेमाल होगा तो फिर वो भी अनलॉफुल हो जाता है। ये डिफीट वाली बात समझ आ गई? ये ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स आप भी ध्यान से सुन लीजिए कि इफ परमिटेड का मतलब क्या है। बाज़ कुछ ऐसे एक्ट्स होते हैं जो नॉर्मली वैलिड हैं, लेकिन अगर उनकी इजाजत दी तो क्या होगा? कोई दूसरी लॉ की प्रोविजन की वजह से टूट जाएगी, तो वो एग्रीमेंट भी अनलॉफुल समझे जाएंगे। फिर कोर्ट रिगार्ड्स इट इमोरल, कुछ ऐसे एग्रीमेंट जो कि गैर अखलाकी हैं, आर अपोज टू पब्लिक पॉलिसी,
कोड रिगार्डेड इमोरल आर अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी। ठीक है, अब ये उसने ICAP ने एग्जांपल दिया, मैं वो एग्जांपल आपके सामने रख रहा हूं। इमोरल की एग्जांपल भी दी है और अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी की एग्जांपल भी दी है। इमोरल की एक एग्जांपल है, अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी की बहुत सी एग्जांपल है। इमोरल की एग्जांपल क्या है? इमोरल की एग्जांपल उसने ये कहा कि एक थर्ड पार्टी था, उसने वाइफ से कहा, किसी और की वाइफ से, कि मैं तुम्हें 50 मिलियन रुपीस देता हूं, तुम अपने हस्बैंड से सेपरेशन करके मुझसे शादी कर लो। अब ये एग्रीमेंट खुद बताइए, क्या ये मोरल एग्रीमेंट है? क्या इस तरह के एग्रीमेंट्स की कानून को इन्फोर्समेंट करवानी चाहिए? नहीं करवानी चाहिए। किसी की भी मैरिटल लाइफ में कोई बंदा अगर इंटरफेयर करता है, वो एग्रीमेंट अल्लाह देखे, किसी के साथ अनमैरिड के साथ एग्रीमेंट टू मैरी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है लीगली, कानूनी नुक्ता नजर से। लेकिन अगर ऑलरेडी जो मैरिड पर्सन है उसमें कोई थर्ड पार्टी आके कहे कि आप मेरे से पैसे लीजिए, सेपरेशन कर लीजिए और फिर उसके बाद मुझसे शादी कीजिए, ये अनलॉफुल, लॉ कहता है इससे सोसाइटी में डिस्टर्बेंस पैदा होगी, ये इमोरल है। और इमोरल एग्रीमेंट क्या है? वॉइड है। इसमें वाइफ ने क्या किया, फर्ज कीजिए उसने कहा ठीक है एग्रीमेंट करें जी, 50 मिलियन मुझे दीजिए, उसके बाद मैं सेपरेशन के बाद आपसे शादी कर लूं। 50 मिलियन लिए और हस्बैंड वाइफ दोनों दुबई निकल गए। अब वो जिसने 50 मिलियन दिए थे उसने केस कर दिया कि सर इनको बुला के तो इस एग्रीमेंट के ऊपर अमल करवाया जाए। क्या कोर्ट एग्रीमेंट के ऊपर अमल करवाएगा? नहीं करवाएगा। वो एग्रीमेंट वाइड, एग्रीमेंट वाइड, और पैसे भी गए, क्योंकि ये एक तरह से क्राइम भी है। पैसे, कुछ एग्रीमेंट ऐसे होते हैं जो वाइड हो ना तो पैसे वापस मिल जाते हैं, कुछ एग्रीमेंट ऐसे होते हैं जो वाइड हो तो, जो क्रिमिनल नेचर के एग्रीमेंट होते हैं ना, क्रिमिनल नेचर के, उनमें जब एग्रीमेंट वाइड होता है तो पैसे भी रिस्टोर नहीं होते। नॉर्मल वाइड एग्रीमेंट होता है ना, जो नॉर्मल वाइड एग्रीमेंट जो क्राइम वाला नहीं है, ठीक है, उनमें अगर कोई एडवांस वगैरह लिया वो रिटर्न हो जाता है। तो ये इमोरल की एग्जांपल समझ आई। अब आते हैं पब्लिक पॉलिसी, अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी। कौन से एग्रीमेंट्स हैं जो अब मुफाद आमा के खिलाफ, आपने एक लफ्ज अक्सर सुनते होंगे, मुफाद आमा के खिलाफ है। मुफाद आमा के खिलाफ, ये कभी लफ्ज नहीं सुना आपने? आम। तो ये अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी का मतलब यही है कि जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट के अगेंस्ट एग्रीमेंट कौन कौन से हैं। लॉ ने कहा ये सारे एग्रीमेंट वाइड होंगे। हमने कहा बताते जाओ, उसने कहा सुनते जाओ। पहला, ट्रेडिंग विद एलियन एनिमी। एलियन, लॉ की नजर में एलियन वो नहीं है जो खलाई मखलूक है। एलियन से मुराद है सिटीजन ऑफ अदर कंट्री, फॉरेनर्स। फॉरेनर को हम क्या कहते हैं? एलियन। अगर किसी फॉरेन कंट्री के साथ हमारी लड़ाई है उसे कहते हैं एलियन एनिमी, और अगर लड़ाई नहीं है उसे कहते हैं एलियन फ्रेंड, या सिर्फ एलियन कहेंगे, सिर्फ। एलियन एनिमी कौन 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 से लोग हैं? किसी दूसरे मुल्क के लोग जिसके साथ हमारी जंग चल रही है, वह एलियन एनिमी। लॉ कहता है एलियन के साथ एग्रीमेंट कर ले, प्रॉब्लम कोई नहीं है। फॉरेनर के साथ एग्रीमेंट कर ले, प्रॉब्लम। एलियन एनिमी के साथ एग्रीमेंट नहीं करना, किसी ऐसे पर्सन के साथ एग्रीमेंट नहीं करना जिसके साथ जंग चल रही है। हाँ, जैसे इसराइल और फलस्तीन, आम दिनों में तो वो एक दूसरे के साथ सिटीजन एग्रीमेंट कर सकते हैं, लेकिन अब एट वार है तो अब वो एग्रीमेंट नहीं कर सकते। ये समझ आया? ट्रेडिंग विद एलियन एनिमी, कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड बिफोर द डिक्लेरेशन ऑफ वार, जो वार से पहले कॉन्ट्रैक्ट किए गए थे वो कैंसिल हो जाएंगे या सस्पेंड हो जाएंगे, और जब वार खत्म हो जाएगी फिर उसके बाद वो रिज्यूम होंगे। देखिए, जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स होते हैं ना, उनके ऊपर कुछ इंटरनेशनल लॉज एप्लीकेबल होते हैं, ठीक है। वो मैं उसके ऊपर कमेंट इसलिए नहीं कर रहा, वो हमारे सिलेबस से बाहर है, ठीक है। वो फिर डिसाइड हो जाता है कि अगर डिस्प्यूट होगा तो किस कोड के मुताबिक सेटलमेंट होगी, वो आपस में पार्टी डिसाइड कर लेती हैं। जैसे बाज़ का ऐसा होता है कि मोबाइल कंपनी का हेड ऑफिस है कराची में, बायर है लाहौर में, मोबाइल फोन सेल होता है तो वारंटी होती है, टर्म्स एंड कंडीशन, वो एग्रीमेंट होता है। तो उसमें ये भी लिखा होता है अगर कभी डिस्प्यूट राइज हुआ तो लाहौर की कोर्ट में केस लेके जाएगा कि कराची की कोर्ट में, ये वो पार्टीज आपस में एग्री कर लेती हैं। जब कोर्ट्स की ज्यूरिसडिक्शन डिफरेंट हो ना,
बायर किसी और, एक पार्टी किसी और जुरिस्डिक्शन में हो, एरिया में दूसरी पार्टी की जुरिस्डिक्शन और हो, यानी एक जगह पे कोई और कोर्ट लग रहा है, दूसरे एक लाहौर हाई कोर्ट है, एक जगह पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, तो डिस्प्यूट होगा तो किस कोर्ट में केस लगेगा, ये पार्टी एट टाइम ऑफ एग्रीमेंट फैसला कर लेती है। स्टिफलिंग क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन। अच्छा यहां पे ये ध्यान में रखिएगा, जब तक जंग नहीं छिड़ी थी एग्रीमेंट वैलिड है, जब जंग छिड़ी तो एग्रीमेंट सस्पेंड हो जाएंगे या टर्मिनेट हो जाएंगे। वो जब जंग खत्म होगी फिर समझा जाएगा, फिर देखा जाएगा क्या इसको रिन्यू किया जा सकता है। कुछ जो जिन कॉन्ट्रैक्ट में टाइम एसेंस होता है ना, टाइम एसेंस यानी ऐसे एग्रीमेंट जिनका वक्त पे परफॉर्म होना लाजमी है, वो तो खत्म हो जाते हैं, टर्मिनेट हो जाते हैं। लेकिन जो एग्रीमेंट्स बाद में भी चल सकते हैं वो फिर क्या होते हैं, सिर्फ सस्पेंड होते हैं। जैसे ही जंग खत्म हुई उनके ऊपर अमल दरामद शुरू हो जाएगा। क्योंकि ऐसा तो नहीं होगा ना एक तरफ एक दूसरे के ऊपर मिसाइल बम फेंक रहे हैं, दूसरी तरफ एक दूसरे को आलू टमाटर बेच रहे हैं, ऐसे तो नहीं होना चाहिए ना, यही समझा रहा है वो। फिर स्टिफलिंग क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन। स्टिफलिंग क्रिमिनल, आपको याद है चोर जो पकड़ा गया था, चौकीदार ने कहा था हिस्सा मुझे दो तो नहीं बताऊंगा, हाँ ये वो कंसेप्ट है। स्टिफलिंग क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन का मतलब है कि अगर किसी के जो भी क्रिमिनल है ना उनको सलाह मिलनी चाहिए। अगर एग्रीमेंट किया जाए किसी क्रिमिनल को कि आप हमारा चोरी वाला सामान हमें दे दे, हम आपके खिलाफ लीगल केस वापस ले लेते हैं, ये एग्रीमेंट वैलिड है कि वॉइड? वॉइड होता है। सेल ऑफ पब्लिक ऑफिस, अब ये वही पब्लिक ऑफिस वाला कल केस किया था, याद है कि 1 लाख रुपया दीजिए आपको मैं सरकारी नौकरी दिलवाता हूं, ये एग्रीमेंट वैलिड है कि वॉइड? वॉइड। ये दोनों पहले पढ़ा हुआ ना, स्टिफलिंग क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन और सेल ऑफ पब्लिक, पक्की बात है। मैरिज ब्रोकरेज एग्रीमेंट, मैरिज ब्रोकरेज एग्रीमेंट के बारे में सुन लीजिए, इसको स्टूडेंट्स मैरिज एग्रीमेंट के साथ मिक्स कर लेते हैं। मैरिज एग्रीमेंट वैलिड है। मैरिज एग्रीमेंट क्या है? ए प्रोमिसेस बी टू मैरी, ये एग्रीमेंट वैलिड। मैरिज ब्रोकरेज एग्रीमेंट वॉइड है। ब्रोकरेज कौन से होते हैं? जब ब्रोकर आ जाए, जब ए और बी के दरमियान में वो जो रिश्ता कराने वाली माई होती है ना, ये आ जाए ना, उसको हम कहते हैं मैरिज ब्रोकरेज एग्रीमेंट। जब किसी थर्ड पार्टी को एंगेज करके कहा जाए कि आप रिश्ता ढूंढिए और बदले में आपको पैसे मिलेंगे, लॉ कहता है ये गैर कानूनी है। इसकी रीजन ये है कि लॉ कहता है ये जो निकाह है ना, ये एक मुकद्दस रिश्ता है, इसको पैसों की वजह से नहीं जोड़ना चाहिए। तो ये जो रिश्ता कराने वाले होते हैं ना, इन्हें इससे कोई गर्ज नहीं होती इधर मैच होता है कि नहीं होता, इन्हें सिर्फ इससे गर्ज होती है जल्द से जल्द हो जाए और हमारे पैसे खरे हो जाए। ये मैरिज ब्यूरो एग्रीमेंट वही बता रहा है, ये सारे इलीगल एग्रीमेंट हो गए अगर आप इनके साथ करते हैं। ये गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं किया, लेकिन गवर्नमेंट कोई एक्शन भी नहीं ले रही, यूं कह लें। गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं किया, गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं। ऐसे होता है ना भाई, जहां पे पार्किंग के लिए गाड़ी खड़ी करने के लिए जगह नहीं है सड़कों पे, वहां पे लोग पार्किंग करते हैं कि नहीं करते? क्या गवर्नमेंट अलाउ क्यों करती है? फिर गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं किया हुआ, लेकिन गवर्नमेंट एक्शन, इसका ये मतलब नहीं है कि वो लीगल हो गया, ठीक है। तो ये कॉमन प्रैक्टिस जरूर है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि लाने इसकी इजाजत दी हुई। और आप खुद सोचें थोड़ा, ये अमूमी तौर पे इसी तरह होता है, उनको कोई गर्ज नहीं होती इस चीज से भाई ये मैच होता है कि नहीं, दो मुख्तलिफ तबीयत के लोग, पैसे मिल जाएंगे बट ठीक है फिट करें जिनको। एग्रीमेंट टू प्रिक्योर, प्रिक्योर का मतलब है हासिल करना मैरिज, फॉर रिवार्ड इज वॉइड। और ये ध्यान में रखिएगा, मैरिज एग्रीमेंट इसके साथ लिख ले चाहे, मैरिज एग्रीमेंट वर्सेस मैरिज ब्रोकरेज एग्रीमेंट। अगर दो पार्टीज रहती हैं तो मैरिज एग्रीमेंट, अगर ब्रोकर आ जाता है ब्रोकरेज हो जाएगा, वो वाइड। रिस्ट्रेंट ऑफ पेरेंटल राइट्स, किसी लॉ ये कहता है किसी को भी आप उसके बेसिक राइट से महरूम नहीं कर सकते। क्या किस वालिदैन को किसी एग्रीमेंट के जरिए बच्चों से मिलने का हक से महरूम किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता, ठीक है। जैसे एक कपल था, उनके घर में औलाद नहीं थी, उन्होंने किसी से कहा कि आप अपने बच्चे को हमारे हवाले कर दीजिए, लेकिन शर्त यह है कि आप सारी उम्र बच्चे को यह नहीं बताएंगे कि इसके असल माँ बाप कौन है, और आप मिलने भी नहीं आएंगे। अब बताइए जो असल माँ बाप है, क्या उनको थ्रू एग्रीमेंट मिलने से रोका जा सकता है? यही लॉ समझा रहा है। An agreement which prevents a parent to exercise his right of guardianship is
वाइड, गार्डियनशिप वाइड। और ये कंसेप्ट उस सिचुएशन के लिए भी है जब जो हस्बैंड एंड वाइफ उनकी सेपरेशन हो जाए, ठीक है, तो मम्मी तौर पे कोर्ट क्या करे, भाई 2 बच्चे हैं, एक इसके पास रहे, एक इसके पास रहे, या फॉर एग्जाम्पल कहते हैं जी दोनों मदर के पास रहे। ऐसी सिचुएशन में क्या अगर ऐसे हो तो एक पार्टी को दूसरी पार्टी से मिलने से रोका जा सकता है क्या? नहीं रोका जा सकता, ठीक है। ये है क्योंकि दोनों का राइट, दोनों पेरेंट्स हैं, दोनों का नेचुरल राइट है कि वो बच्चों से मिले, मुलाकात करें। रिस्ट्रेन ऑफ पर्सनल लिबर्टी, हर इंसान की एक शख्सी आज़ादी है, आप उससे उसको महरूम नहीं कर सकते। मैंने इसके साथ एग्रीमेंट कर लिया, भाई मेरे साथ एग्रीमेंट कीजिए कि आप सारी जिंदगी ब्लू कलर के कपड़े नहीं पहनेंगे, एग्रीमेंट कर लिया। क्या इस एग्रीमेंट की कोई कानूनी हैसियत है? क्यों नहीं है वाला? क्योंकि ये मंक की लिबर्टी को रिस्ट्रिक्ट करा। भाई हर बंदे की अपनी मर्जी है, वो जिस कलर के कपड़े चाहे पहने, ठीक है, और जहां पे चाहे रहे, जो चाहे खाना खाए। मैंने के साथ एग्रीमेंट करता हूं, भाई एग्रीमेंट कर, सारी उम्र आप मसूर की दाल नहीं खाएंगे, पर्सनल लिबर्टी है। वो कहे सर मेरी मर्जी, मैं चाहे खाऊं चाहे ना, बल्कि मना कर दें किसी चीज से तो दिल करता है और वो काम करें। तो लॉ क्या कहता है, यहाँ पे आप पर्सनल लिबर्टी को रिस्ट्रेन नहीं कर सकते। एक केस आपको बता देता हूँ, इसका शायद कंसेप्ट याद रहे। एक बंदे को पैसों की जरूरत थी, उसने मोहल्ले में समझ लीजिए जो अमीर आदमी था उससे उधार ले लिया। अमीर आदमी ने एग्रीमेंट लिखवाया, एग्रीमेंट के अंदर एक क्लॉज थी, याद रखिए एग्रीमेंट के अंदर ना डिफरेंट पैराग्राफ्स होते हैं, उसे कहते हैं क्लॉज, डिफरेंट कंडीशन, क्लॉज नंबर 1, क्लॉज नंबर 2, क्लॉज नंबर 3। और असूल याद रखिएगा, अगर कोई क्लॉज इलीगल है ना तो वो क्लॉज खत्म होती है, पूरा एग्रीमेंट खत्म नहीं होता। ये ज़हन में रखिएगा। क्लॉज आई कैप दे रहा है आपको, उसने 2-3 क्वेश्चन ऐसे दिए हैं, एग्रीमेंट दिया उसके अंदर 4 क्लॉजेस दी हैं और कहता है बताओ ये एप्लीकेबल होंगी कि नहीं। उनमें से 2 वैलिड थी, 2 इनवैलिड थी। तो आपने क्या कहना था कि एक एक करके कमेंट करना था कि ओवरऑल कमेंट करना? एक एक करके, शाबाश। एग्रीमेंट में था ठीक है मैं आपको 1 लाख रुपया दे रहा हूं, आपने मुझे 6 महीने के बाद ये वापस करना है, लेकिन बाकी की शर्तें थी, रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह, सिक्योरिटी वगैरह। एक क्लास उसमें ऐड की गई, जब तक आप लोन रीपे नहीं करते ये मोहल्ला छोड़ के किसी और जगह नहीं जाएंगे, ताकि उसे रिकवरी में प्रॉब्लम ना हो। अब उसने लोन लिया और 2 महीने बाद किसी दूसरे मोहल्ले में घर किराए पे ले लिया। अब जिसने लोन दिया था उसको आने जाने पूछने में कि भाई पैसे कब दोगे, प्रॉब्लम होती थी, उसने केस कर दिया। बताइए कोर्ट ने क्या फैसला किया होगा? कोर्ट ने कहा किस जगह पे किस बंदे ने रहना है ये उसकी पर्सनल लिबर्टी है, आप एग्रीमेंट कर भी लेना उसे उसकी पर्सनल लिबर्टी से महरूम नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। तो कोर्ट ने कहा भाईजान आपको अपने लोन से गर्ज होनी चाहिए, आपका लोन आपको वापस मिलेगा, हम लेके देंगे, लेकिन आप उसको रोक नहीं सकते कि वो किस जगह पे रहे, जहां पे उसे सूट करेगा वो वहां पे रहेगा। ये उसकी पर्सनल लिबर्टी है। पर्सनल लिबर्टी यही है ना, जो मर्जी खाए पिए, जहां मर्जी रहे, जिससे मर्जी मिले, वगैरह वगैरह। और लास्ट, एग्रीमेंट टू क्रिएट मोनोपोली। मोनोपोली कहते हैं, आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, जब एक कंपनी पूरी मार्केट को कैप्चर करने की कोशिश करती है, ये मोनोपोली है। इसको लॉ मना करता है, क्योंकि मोनोपोली में हमेशा जो कंज्यूमर कस्टमर होता है उसका नुकसान होता है। अच्छा इसमें एक और चीज आपको बता दूं इंटरेस्टिंग, मोनोपोली अलहदा एग्रीमेंट है, ए और बी, ए ने दो ही मार्केट में सेलर्स हैं, ए ने बी के साथ एग्रीमेंट किया कि मैं आपका बिजनेस एक्वायर कर लूंगा, ये एग्रीमेंट इलीगल है। क्यों? इससे मोनोपोली क्रिएट होगी। लेकिन अगर दोनों मिलकर एग्रीमेंट करें कि हम इस मार्केट में 100 रुपए से कम की ये चीज नहीं बेचेंगे, ये याद रखिएगा मोनोपोली नहीं है, इसे नाम दिया जाता है एग्रीमेंट टू रेगुलेट प्राइसेस। ये मोनोपोली क्रिएट करने का एग्रीमेंट नहीं है, क्योंकि वो उसको बाय थोड़ी कर रहा है, दोनों मिलके एग्रीमेंट करें, भाई छोटी ईद आने वाली है ना, तो पूरे बाजार में जितने भी मेहंदी लगाने वाले हैं सब ने कह दिया कि हमने 500 रुपए से कम पे मेहंदी नहीं लगानी। ये क्या ये मोनोपोली एग्रीमेंट है? ये कौन सा एग्रीमेंट है? प्राइस टू रेगुलेट। ये एग्रीमेंट वैलिड है। प्राइस टू एग्रीमेंट टू रेगुलेट प्राइसेस, ये एग्रीमेंट क्या है? वैलिड है। लेकिन एग्रीमेंट टू क्रिएट मोनोपोली, ये भाई कुछ समझ आई बात की? चलिए आज के लिए इतना काफी है। समझ आ गया आपको ये एग्जांपल? ये एग्जांपल्स ध्यान से, अच्छा इसमें भी अब देखें कंसेप्ट के बाद भाई आप
सबसे अहम चीज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी है वो सुन लें। सबसे अहम, स्टिफलिंग क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन, ट्रेडिंग विद एलियन एनिमी, ये दो सबसे अहम है, इनको टिक मार्क कर ले, ये परफेक्ट होने चाहिए, बाकी सिंपल याद कर ले। पॉइंट टू इफ इट इन्वॉल्व्स इंजरी, स्टिफलिंग क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन, स्टिफलिंग क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन का मतलब है किसी क्रिमिनल को बचाना, लिख ले। स्टिफलिंग क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन का मतलब क्या है? किसी क्रिमिनल को बचाना, किसी क्रिमिनल को बचाने का एग्रीमेंट करे तो वाइड है। इससे आपके जहन में एग्जांपल कौन सी आनी चाहिए? हाँ, चोर, कि चोरी का सामान वापस करते हो तो आपको जेल से निकलवाते हैं, ये एग्रीमेंट वाइड है। क्लियर? और कोई क्वेश्चन? चलिए आज का लेक्चर यहाँ, असाइनमेंट मिल गई ना आपको? अच्छा ठीक है, आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।